कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। ये तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 10th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपको ये दो पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक पार्ट में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दो पार्ट में हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव वीडियो क्वेश्चंस है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसमें आपको आप लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जैसे ये आपको देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। किसका बात करेंगे? टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट होगा जो एग्जाम में पूछे जाने वाला होगा, ठीक है ना, इन सभी की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात ये कि आपको जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है ना, उसको रटने का प्रयास नहीं करना है। हम आपको तरीका बताएंगे कोई भी क्वेश्चंस को याद कैसे करना है, और एकदम बहुत ही सटीक ढंग से आप कुछ ही समय में एक क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस को आप याद कीजिए तो सबसे पहले लिखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चंस याद किए, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे याद करना है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल बवाल तरीका से हो सकता है और सब्जेक्टिव भी बिल्कुल बवाल तरीका से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने किस प्रकार राष्ट्र राज्य के निर्माण को बढ़ावा दिया। मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया, यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, राष्ट्र राज्य के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना। तो राष्ट्र राज्य होता क्या है, सबसे पहले तो आपको इसको समझना है, ठीक है ना। जब ये समझ जाइएगा तो आराम से आप याद कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? चीजों को, कंसेप्ट आपको हम एक एक करके समझाएंगे, ताकि आप एग्जाम में जब जाइए तो साफा कॉन्फिडेंस से लिखिए। और देखिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। अगर रटिएगा तो फिर वहां पर गड़बड़ क्या हो जाएगा कि आपको कंसेप्ट समझ करके खुद से लिखने का जो आपके पास स्किल होना चाहिए, बात समझे कि नहीं, आइडिया होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। आप रटन विद्या वाला स्टूडेंट बन जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। करेगा फ्रांस की क्रांति के बाद, करेगा फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में चले आ रहे पुरातन व्यवस्था बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। ये तो पहली एक क्या है, इंसिडेंट है, क्या है इसका, फ्रांस की क्रांति का एक फीचर समझ लीजिए, ठीक है ना, उसका एक रिजल्ट परिणाम समझ लीजिए कि फ्रांस की क्रांति के बाद, बात समझिए कि नहीं, पुरातन व्यवस्था यानी पुराने समय से चली आ रही पुरातन व्यवस्था, जिसे बुर्बो राजवंश की शासन कहा जाता था, वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो एक तो था कि बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया, तो ये पहला पॉइंट याद रखेगा। दूसरा करेगा, वहां नए युग का प्रारंभ हुआ और प्रजातंत्र का स्थापना हुआ। फिर वहां पर क्या होता है, एक नए युग का आरंभ होता है, जिसे हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, ठीक है ना। और हर जगह एक देश एक झंडा एक राष्ट्रवादी प्रतीक मताधिकार आदि को बढ़ावा दिया गया। जब प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, तो उसके बाद हर जगह पे जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, छोटी छोटी बोलियां, बोली कहने का मतलब जो छोटे छोटे रीजन में बोली जाती थी। जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं, आप जिस एरिया में रह रहे होंगे वहां का कुछ लोग अलग ढंग से बोलते होंगे, दूसरे जिला में जाएंगे वहां के लोग कुछ अलग बोल रहे होंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ अलग टाइप का बोल रहे होंगे। वो बोली होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है बहुत छोटा होता है, जहाँ पे लोग अपने गांव एवं कस्बों में बोलते रहते हैं, कहाँ गइल छो, का खैलो छो, ऐसे बहुत लोग बोलता है। फिर कहाँ गई रही, बहुत लोग का अलग अलग तरह का बोलने का तरीका होता है, ये बोली होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो सरकार, जब प्रजातंत्र का स्थापना हो गया फ्रांस की क्रांति के बाद, तो सरकार ने क्या किया कि एक भाषा को बढ़ावा दिया, जिसे फ्रेंच कहा गया, ठीक है ना, फ्रांसीसी भाषा को बढ़ावा दिया गया, ताकि सभी लोग एक भाषा का प्रयोग करें। जब सभी लोग एक चीज को प्रयोग करेंगे तो उनमें एकता आएगी, उनमें जो होगा यूनिटी होगा, ठीक है ना, और उनमें प्रेम का भावना होगा, प्रेम का भाव बढ़ेगा और देश के प्रति। तो इसलिए जब प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, नया सरकार बना, तो एक झंडा एक प्रतीक, राष्ट्रवादी प्रतीक, जैसे हमारे किस भारत माता है, तो उसी तरह फ्रांस में भी मारियन एक फीमेल जो है चित्र को बनाया गया और देश को बताया गया कि हम क्या है, देश एक मतलब देश को एक तरह से एक फीमेल एलिगरी, जिसको हम लोग कह सकते हैं आप लोग को, कि एक महिला के रूप में दर्शाया गया, जैसे हमारे यहाँ भी है, ठीक है ना, कि हम भारत माता का हम सब कोई क्या संतान है, हम लोग मानते कि नहीं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह वहां पर भी हो गया। मताधिकार सभी लोगों को दिया गया कि सब लोग क्या होगा, मत का मतलब सभी लोगों को मत का अधिकार दिया गया। हालांकि शुरू शुरू में तो महिलाओं को मत का अधिकार नहीं था, फिर भी लगभग लगभग दिया गया, ठीक है ना। शुरू शुरू में बहुत सारा कांड हुआ था, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि जो पैसा वाले लोग थे, बात समझे, उन्हीं को मत देने का अधिकार दिया, लेकिन सरकार बदली, फिर आया, सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन महिलाओं को शुरू शुरू में अधिकार नहीं मिला था किसी भी तरह से। कह रहा कि इस प्रकार विश्व स्तर पर फ्रांस एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा
और राष्ट्र राज्य के निर्माण का सिद्धांत वैश्विक रूप से क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। कह रहा है क्या कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या होता है, वहां पुरातन व्यवस्था, चार चीजें देखिए, फ्रांस की क्रांति के बाद पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, फिर वहां पर नई व्यवस्था प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, ठीक है ना, और हर जगह पर एक भाषा, एक संविधान, एक सरकार, ठीक है ना, एक झंडा, एक आप प्रतीक को बढ़ावा दिया गया, ठीक है ना, जिससे सभी लोगों में एकता का भाव बढ़ा, एकता का भाव जगा, ठीक है ना, और यह और फ्रांस एक राष्ट्र राज्य के रूप में बन के निकला। दूसरा, और उस लास्ट में आप लिख देंगे, इस प्रकार फ्रांस के राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और ये विश्व राष्ट्र राज्य का सिद्धांत जो है विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो आप अच्छे से याद करेंगे ना, चीजों को अच्छे से समझ के एक दो बार लिख लेंगे तो फिर आपको सोचने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। दूसरा करेंगे, उदारवादी राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते थे, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, उदारवादी लोग जो थे, उदारवादी किसको कहा गया, जो लिबरलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, जो उदार के नीति मतलब कि उदारवाद को बढ़ावा दे रहे थे। उदारवाद का मतलब क्या, स्वतंत्रता की बढ़ावा दे रहे थे, चाहते थे कि सभी लोगों को स्वतंत्रता हो, समानता हो, ठीक है ना, सभी लोगों में भाईचारा हो, ठीक है ना। तो ये, और उसके बाद वो प्रजातंत्र के विरोधी होते थे। तो कहने का मतलब क्या, उदारवादी उन लोगों को कहा जाता था जो निरंकुश राजशाही शासन व्यवस्था के खिलाफ थे, मतलब वैसे लोगों को उदारवादी कहा गया, ठीक है ना, जो निरंकुश राजशाही शासन व्यवस्था, मतलब वैसा मतलब कि राजशाही शासन व्यवस्था जिसमें राजा के पास पूरा अधिकार होता था, कोई राजा के खिलाफ में नहीं बोल सकता था, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, कोई अधिकार बाकी लोगों के पास नहीं था, सारा का सारा पावर राजा में होता था। तो ऐसे राजशाही शासन व्यवस्था का क्या करते थे, विरोध करते थे जो लोग, उनको कहा गया उदारवादी। उसके साथ ही साथ वो लोग प्रजातंत्र को बढ़ावा देते थे। मतलब ये कि प्रजातंत्र कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हालांकि शुरू शुरू में प्रजातंत्र नहीं हुआ था, वो ज्यादातर क्या कह रहे थे कि संवैधानिक राजतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे, कि संविधान बने, संविधान में राजा का शक्ति, लोगों का अधिकार, ये सभी सुनिश्चित किया जाए। बात समझ रही। दूसरी बात ये, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भी बढ़ावा वो लोग दे रहे थे, ठीक है ना, कौन लोग, जो उदारवादी थे। तो इसलिए खिलाफ थे, और स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा जैसी विचारों को बढ़ावा देते थे। अतः इनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र की स्थापना, लोगों की सुरक्षा, आर्थिक समानता आदि था। तो समझ आ गया कि उदारवादी लोगों के लिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या था, लोगों की स्वतंत्रता, समानता, लोगों में भाईचारा का बढ़ावा, लोगों में भाईचारा बढ़े, ठीक है ना, लोगों में एकता बढ़े, ठीक है ना। तो इन लोगों की सुरक्षा हो, सरकार सुरक्षा मुहैया कराए। तो इन लोगों के लिए जो जो था आपका ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब यही था, ठीक है ना, कि लोगों को सुरक्षा मिले। अगला क्वेश्चन, अगला चीज समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, अगला क्वेश्चन करेंगे, मेटरनिक कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेटरनिक का पूरा नाम काउंट क्लीमेंट मेटरनिक था। मेटरनिक का पूरा नाम क्या था, काउंट क्लीमेंट मेटरनिक था। यह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रीय का चांसलर था। यह लोकतंत्र का घोर विरोधी था और हमेशा पुरातन यानी पुराने शासन व्यवस्था एवं नियमों को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहता था। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हार जाने के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना कांग्रेस का स्थापना इसी के मेजबानी में किया गया था। अब देखिए, इतना बात तो आप एक बार पढ़ दिए, अब आप छांटिए, मेन मेन बातों को छांटिए, जैसे हम आपको समझाते हैं। जैसे मेटरनी का पूरा नाम काउंट क्लीमेंट मेटरनिक था। काउंट क्लीमेंट मेटरनिक, याद रखिए, मेटरनिक का पूरा नाम काउंट क्लीमेंट मेटरनिक था, ठीक है ना। यह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री हुआ, ठीक है ना। तो राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, हो गया। यह लोकतंत्र का घोर विरोधी था। यह नहीं चाहता था कि लोगों का शासन आए, लोगों को अधिकार मिले, लोगों को स्वतंत्रता मिले। ये चाहता था कि निरंकुश राजशाही शासन व्यवस्था स्थापित रहे, ताकि हम लोग अपने मर्जी से शासन करें, ठीक है ना, हमारे खिलाफ में कोई बोल नहीं सके, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह लोकतंत्र का विरोधी था। दूसरा, इसके बाद ये पुरातन यानी पुराने शासन व्यवस्था नियमों को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहता था, यानी पुराने शासन व्यवस्था ही हो, यानी हम ही लोग का शासन व्यवस्था हो, हम लोग पावरफुल रहे, सर्वे सर्वा हम लोग रहे, ठीक है ना। और 1815 ईस्वी में क्या होता है, नेपोलियन को सभी लोगों ने मिल करके हराया, और उसके बाद एक कांग्रेस मतलब एक सम्मेलन रखा जाता है वियना में, ठीक है ना। उस सम्मेलन का मेजबानी यानी जो मेहमान नवाजी कहा जाता है ना, कि उसका खातिरदारी कौन किया था, तो वो कौन किया भाई साहब, मेटरनिक किया हुआ था। तो आप समझ रहे हैं, तीन चार पॉइंट आप मेजरली याद रखिए। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक का पूर्ण नाम काउंट क्लीमेंट मेटरनिक था, ठीक है ना। दूसरा, यह क्या था, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं क्या था, चांसलर था ऑस्ट्रिया का। अब तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे,
तीसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि यह लोकतंत्र का घोर विरोधी था एवं पुरातन व्यवस्था के, यह हमेशा पुरातन व्यवस्था यानी जो पुरानी व्यवस्था थी, ठीक है ना, उसको स्थापित रखने का प्रयास करता रहता था, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करता था, ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1815 ईस्वी में नेपोलियन के हार के बाद क्या हो गया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक जो है वियना कांग्रेस का स्थापना किया जाता है, जिसमें पूरे फ्रांस में क्या किया जाता है, पूरे फ्रांस में, एक मिनट, हेलो, हाँ हेलो, हाँ, अरे भाई हम बोले नहीं थे कि आज हम आपको व्यवस्था करवा रहे हैं हमको, हाँ आज भेजे हैं, ठीक है ना, आज हम अपने खुद जा रहे हैं व्यवस्था करने उसी के। नहीं भाई हम बोल नहीं रहे थे कि घर हम जाने वाले हैं घर, ठीक है ना, तो आज हम जा रहे हैं उसी के लिए। ना ना, इसी के लिए माल रुका हुआ है वो, 2 दिन हुआ हम वही, अरे भाई फुर्सत थोड़े रहता है, सब काम कोचिंग वोचिंग सब रहता है, अब देख, लेकिन वही व्यवस्था करके लाते हैं। और बोले हैं कि मालवा आया हुआ है तो रखे हुए हैं लोग क्या अभी, माल 5 बंडल मेरा आया हुआ था अभी ले नहीं मिला। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, चीजों को अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, पॉइंट पॉइंट में बांट करके, ठीक है ना, इस तरह ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रहेगा और सब्जेक्टिव को भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कह रहेगा, यूरोप के इतिहास में 1815 से 48 तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है, मेटरनिक युग या मेटरनिक काल। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेटरनिक काल कब से कब तक को कहा जाता है, तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन क्या होता है, फ्रांस में नेपोलियन का बहुत वर्चस्व होता है, पूरे यूरोप पर इसका दबदबा रहता है, लेकिन 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन के हारने के बाद ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था, इसने अपने हिसाब से पूरे यूरोप में शासन व्यवस्था स्थापित करवा दिया, और हर जगह पे, बात समझे कि नहीं, हर जगह पे अपना जासूस मतलब लगा दिया, हर जगह पे लोगों को मतलब किस तरह दबा के रखा जाए, लोगों को किस तरह जो है एक तरह से मतलब कि उनके खिलाफ आवाज नहीं उठने दे, ठीक है ना, उनके खिलाफ कहीं धारणा नहीं हो, आंदोलन नहीं हो, इस तरह अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, और यह 1848 ईस्वी तक चलता रहा, ठीक है ना। 1848 ईस्वी में फ्रांस के साथ साथ ऑस्ट्रिया में बहुत भयंकर क्या होता है, आंदोलन होता है, और इस आंदोलन को क्या करता है, मेटरनिक से भी नहीं संभल पाता है, मेटरनिक छोड़ के भाग जाता है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, इंग्लैंड चला जाता है, तभी क्या होता है, मेटरनिक समाप्त हो जाता है, तो इसलिए 1815 से 48 ईस्वी तक के काल को क्या कहता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस के किस राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया। अभी जस्ट बताएं कि 1815 ईस्वी तक फ्रांस में किसका शासन चल रहा था, 1799 से नेपोलियन का शासन चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में क्या हो जाता है, फिर से मतलब कि कोई शासक नहीं रहता है, और वहां पर क्या होता है, वियना कांग्रेस का स्थापना जब हुआ तो उसमें फिर से क्या किया गया, फ्रांस और स्पेन के कुछ क्षेत्रों में बुर्बो राजवंश का स्थापना कर दिया गया, और बुर्बो राजवंश का एक राजा था लुई 18वां, उसको राजा बना दिया गया। क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन का स्थापना 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। बहुत ही आराम से समझिएगा, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन का स्थापना 1815 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 4 देशों ने, प्रसा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने भाग लिया, और नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी बदलावों को खत्म कर पुरातन व्यवस्था को यूरोप में लागू कर दिया गया। बस सिंपल बात है कि जो भी देश नेपोलियन के खिलाफ लड़े थे, उनका एक ही मोटो था कि नेपोलियन जो भी बदलाव किया है, नेपोलियन जो भी सुधार किया है, उन सभी को खत्म कर देना है, ठीक है ना। और खत्म करने के बाद फिर से जो हम चाहते हैं पुरानी व्यवस्था है, बात समझे कि नहीं, उसको लागू कर देना है, कहाँ पे, फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में भी, ठीक है ना, जहां जहां नेपोलियन बदलाव किया हुआ था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि नेपोलियन के मरने के बाद 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस का स्थापना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है, ठीक है ना, और नेपोलियन के द्वारा सब किए गए सभी बदलावों को समाप्त करके, ठीक है ना, वहां पर पुरातन व्यवस्था का स्थापना किया जाता है, ठीक है ना, और वहां पर खत्म करके पुनः पुरातन व्यवस्था का स्थापना कर दिया था, ये एक बात याद रखिए। फिर क्या करा, फ्रांस तथा स्पेन में पुनः राजवंश का स्थापना किया गया तथा फ्रांस में लुई 18वां को राजा बनाया गया, ठीक है।
तो फ्रांस में तथा स्पेन में क्या किया गया, बुर्बो राजवंश का स्थापना किया गया और फिर से फ्रांस में लुई 18वां यानी बुर्बो राजवंश का एक राजा था, लुई 18वां को राजा बनाया गया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कह रहा है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था। देखिए जर्मन राइन महासंघ का स्थापना जो था 1800 नेपोलियन ने किया हुआ था 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जर्मन राइन महासंघ का स्थापना 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने किया था। जर्मनी जो था ना वो 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। ठीक है ना। नेपोलियन क्या किया, पूरे जर्मनी का एकीकरण करना शुरू कर दिया, उस पर आक्रमण करके। ठीक है ना। और उसको 300 जो छोटे बड़े राज्य था उसको 39 को राज्य में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है ना। और उसे को ही जर्मन एकीकृत जो एक इटली थी, जर्मनी था, उसी को जर्मन राइन संघ कहा गया। ठीक है, जर्मन राइन राज्य या संघ कहा गया। ठीक है, इतना तो बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप एग्जाम में जो है ना पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चंस को याद रखिए। इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और बहुत अच्छे ढंग से सब्जेक्टिव को भी लिख सकते हैं। और घर पे लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तब मजा आएगा आपको। ठीक है ना, आंसर लिखने का आइडिया आएगा, कैसे आंसर लिखा जाता है, आपके अंदर स्किल डेवलप होगा। ठीक है ना, रटने का प्रयास ज्यादा मत कीजिए, कितना देर रटे रहिएगा उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर को। ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, इतना आप चीजों को याद रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।